किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके लिए विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के जरिए लेकर आए हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां। आज इस कार्यक्रम में जहां सबसे पहले बात होगी पपीते की खेती की, तो वहीं हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान खेमाराम चौधरी से। साथ ही जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। पपीता एक फल होने के साथ ही किसी दवा से भी कम नहीं है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। पपीते की पैदावार के मामले में भारत विश्व में चौथे नंबर पर आता है। आइए आज विस्तार से जानते हैं पपीते की खेती के बारे में। पपीता उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका में मिलती है। भारत में इसके आने का समय 16वीं शताब्दी के आसपास है। अभी देश भर में करीब 1,33,000 हेक्टेयर पर पपीता बोया जाता है, जिस पर 55 लाख टन पैदावार होती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पपीते की खेती के लिए बड़े राज्य है, लेकिन ये उत्तर भारत में भी उगाया जाता है। देश के कुल फल उत्पादन में 6.3% पपीता है। इसका इस्तेमाल कच्चे और पक्के दोनों रूपों में होता है। इसमें विटामिन ए, बी और सी पाए जाते हैं। साथ ही कैल्शियम और कैरोटीन की अच्छी मात्रा होती है। पपीता पेप्सिन नाम के पाचक तत्व का अकेला प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन ए की वजह से ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है और त्वचा को स्वस्थ चमकदार बनाए रखता है। परिपक्व पपीते से जो दूधिया पदार्थ निकलता है, उसे सुखाकर पपिन तैयार किया जाता है। पपिन का इस्तेमाल कैंसर और डिप्थीरिया जैसी भयंकर बीमारियों के इलाज में होता है। क्रीम और दंत मंजन उद्योग में भी इसकी मांग है। पपिन निकालने के बाद चूंकि छिलके पर दाग लग जाता है, इसलिए बाजार में सही भाव नहीं मिल पाता। कच्चे फल को प्रसंस्कृत करके चटनी बनाते हैं और पके फलों को आमरस के साथ मिलाकर अमावट तैयार कर लिया जाता है। पपीते की व्यावसायिक खेती उन्हीं इलाकों में होती है जहां इसके पनपने के लिए अनुकूल वातावरण हो। गर्म और नमी युक्त जलवायु के अलावा इसे सालाना 1200 से 1500 मिलीमीटर की औसत बारिश चाहिए। बढ़वार के लिए 22 से 26 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। पपीते की खेती के लिए अच्छे जल निकास और पर्याप्त जीवांश वाली बलुई या बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 6.7 के बीच हो। ध्यान रहे पौधे की जड़ में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, वरना वो बीमार पड़ जाएंगे। भारत के लिए वॉशिंगटन, कुर्ग हनी ड्यू, CO1, CO2, CO6 के अलावा पूसा मेजेस्टी, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डिलीशियस और रेड लेडी बेहतर किस्में हैं। पपीते में नर, मादा और उभयलिंगी तीनों तरह के पौधे मिलते हैं। बुआई 2 चरणों में होती है। पहली नर्सरी तैयार करते हैं और बाद में रुपाई। 1 हेक्टेयर पपीते के लिए 500 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीज के ऊपर एक खास परत होती है जिसे सार्कोटेस्टा कहते हैं। इसे हटाना बहुत जरूरी है। हटाने के लिए बीज को 2-3 दिन तक पानी में रखेंगे, फिर राख से हल्का हल्का रगड़कर उसे हटा देंगे। बीज को फिर से पानी में डालेंगे। स्वस्थ और उपजाने लायक बीज पानी में नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद बीज को या तो तुरंत बो दे या फिर छाया में अच्छी तरह सुखाकर एयर टाइट डिब्बों में बंद करके रख दे और समय आने पर बुआई कर ले। बोने से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर ले। पपीते की पौधशाला जमीन पर भी तैयार की जा सकती है और पॉलिथीन की थैलियों में भी।
जमीन पर तैयार करने के लिए पौधशाला की अच्छी तरह जुताई करें और उसमें गोबर की खाद मिला लें। फिर 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लें। क्यारियों में बीज को कतारों में लगाना है। कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज को गोबर की खाद या कंपोस्ट से ढक दें और फिर पुआल बिछा दें। अच्छे अंकुरण के लिए पौधशाला में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर आर्द्र गलन रोग दिखाई दे रहा हो तो बोडो मिश्रण 5:5:50 को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर तुरंत छिड़काव कर दें। पपीते के बीज 7 से 15 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के तुरंत बाद पुआल हटाकर हल्की सिंचाई कर दें। पौधे जब 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाए तो उन्हें रोप लें। हर गड्ढे में 2 पौधे रोपने हैं। पॉलिथीन में नर्सरी तैयार करने के लिए थैलियों में छेद कर दें। थैली का आकार 20 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। इन थैलियों में बालू, कंपोस्ट और मिट्टी को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर भर दें। थैली का ऊपरी 2 सेंटीमीटर हिस्सा खाली रखना है। अब हर थैली में 2 से 3 बीज 1 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में लगाने हैं। थैलियों में हमेशा पर्याप्त नमी बनाए रखें और जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाए तो थैलियों को नीचे से काटकर गड्ढों में रोप दें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे।
इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। खुले खेत में खेती करने की तुलना में पॉली हाउस में खेती करना किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इससे न सिर्फ 3 से 4 गुना अधिक उपज मिलती है, बल्कि बेमौसमी फल सब्जियां लेकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया है हमारे आज के सफल किसान खेमाराम चौधरी ने, और आज ये दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। खेमाराम चौधरी गुड़ा कुमावतान जयपुर राजस्थान के रहने वाले एक सफल किसान हैं। खेमाराम ने पारंपरिक खेती से आगे सोच आधुनिकीकरण के दौर में संरक्षित खेती के तकनीक को अपनाकर न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए तरक्की की एक नई राह तराशी है। खेमाराम के गांव गुड़ा कुमावतान की रेतीली जमीन पर पारंपरिक खेती करना किसी अभिशाप से कम नहीं था, पर उन्होंने कठोर परिश्रम कर इस समस्या का समाधान निकाल ही लिया। वर्ष 2005 में पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार खेमाराम ने ड्रिप इरिगेशन तकनीक को अपनाया। बूंद बूंद सिंचाई करने से पौधों की जरूरत के मुताबिक उन्हें पानी मिला और देखते ही देखते इस तकनीक के जरिए खेमाराम ने अपनी उन्हीं पुराने खेतों में जबरदस्त पैदावार हासिल की। इस तरह इन्होंने कई पीढ़ियों से चले आ रहे खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर एक नई तरीके को अपनाने की शुरुआत की। वर्ष 2012 में खेमाराम को भारत सरकार की ओर से कृषि संबंधित विकसित तकनीकों को सीखने के लिए एक स्टडी टूर इजराइल भेजा गया। इजराइल जाकर खेमाराम ने नई तकनीक पॉली हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त की। कुछ ही दिनों के अध्ययन दौरे ने खेमाराम की जिंदगी ही बदल दी। भारत लौटने के बाद खेमाराम ने पॉली हाउस टेक्नोलॉजी को अपनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। खेमाराम ने इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जयपुर से पॉली हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में प्रशिक्षण लिया। परंपरागत खेती के नुकसान को झेल रहे खेमाराम ने ट्रेनिंग के दौरान पॉली हाउस के फायदों के बारे में जाना। पॉली हाउस एक ऐसा ढांचा है जिसकी संरचना सुरंग की तरह की जाती है, जिसमें तापमान, आर्द्रता, मौसम व जलवायु से जुड़ी दिक्कतों पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही जमीन के छोटे हिस्से पर पॉली हाउस लगाकर खेती करने से कई गुना ज्यादा और बेहतर पैदावार ली जा सकती है। खेती के इस विधि से किसान बेमौसम बरसात, कीट पतंगों, ओला, पाला और सूखे जैसी परेशानियों से आसानी से बच जाते हैं। इस संरक्षित खेती के फायदों को जानकर मानो खेमाराम के हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई थी, जिससे वे अपनी दुनिया को बदल सकते थे। अपनी बचत के लिए पैसे और बैंक से लोन लेकर इन्होंने अपना पहला पॉली हाउस लगाया और खीरे की खेती करनी शुरू की। खीरे की पहली खेती से ही खेमाराम को जबरदस्त फायदा हुआ। देखते ही देखते खेमाराम ने कुछ वर्षों में ही बैंक से लिए कर्ज को भी चुका दिया। खेमाराम ने खुद ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को विकास का रास्ता दिखाया। इनकी कामयाबी के चर्चे अब दूर दूर तक होते हैं। इन्होंने पॉली हाउस लगाने में अन्य किसानों की भी भरपूर मदद की है। खेमाराम ने संरक्षित खेती को अपनाकर कामयाबी की जो मिसाल पेश की है, उसके लिए सरकार ने इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा है। वर्ष 2011 में सरकार के द्वारा इनको प्रगतिशील कृषक पुरस्कार से नवाजा गया। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। रासायनिक खेती के बढ़ते दुष्परिणामों को देखते हुए मिट्टी की सेहत सुधारने के मकसद से सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चला रही है। तो आइए जानते हैं आज इस योजना के बारे में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण न सिर्फ मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, बल्कि फसल भी अब गुणवत्ता युक्त नहीं मिल पाती और पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है। इन्हीं समस्याओं का समाधान है प्राकृतिक खेती। आइए जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं।
आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां दी गई है, अगर आपको वो पसंद आई है और आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर कार्यक्रम कृषि दर्शन दोबारा देख सकते हैं। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए या चिट्ठी लिखकर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanddk@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।